अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि जो लंग कैंसर होता है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी कैंसर से मरते हैं, अगर कोई मेल मरता है तो वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। अब चूंकि लंग जो रहता है उसके अंदर एयर रहती है, तो अगर पूछा जाए कि जो मोस्ट कॉमन सॉलिड मैलिग्नेंसी अगर मैन में होता है तो वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। और किसी भी इंसान में लाइफ टाइम जो रिस्क रहता है ऑलमोस्ट 15% जो रिस्क रहता है, और इससे होने वाली जो मोर्टेलिटी रहती है वो 3% रहती है। ये मीडियन एज ऑफ डायग्नोसिस 66 ईयर्स होता है, और ज़्यादातर लोगों में इसका ग्रोथ जो होता है बहुत स्लो होता है। ये एक इंडोलेंट कैंसर होता है। 30% लोगों में ही ये एडवांस डिजीज में प्रोग्रेस करता है। तो क्या क्या देखा हमने कि ये इसका जो लाइफ टाइम रिस्क है 15% लाइफ टाइम रिस्क रहता है। अब 15% लोगों में होगा, अब जो होगा 15% लोगों में, तो इसमें ज़्यादातर लोगों में ये इंडोलेंट ही रहेगा। बस 30% में ये प्रोग्रेस करेगा, और जो 30% में प्रोग्रेस करता है तो उसमें से 3% लोग डेड हो जाते हैं। तो ये इसका जो रहता है एपिडेमियोलॉजी है। अब बात करें इटियोलॉजी का, तो इटियोलॉजी जो रहता है प्रोस्टेट कैंसर में हम याद कर सकते हैं ABCD से। तो अगर बात करें, सबसे पहले ए है तो एज। जो प्रोस्टेट कैंसर रहता है वो 50 साल के बाद बहुत कॉमन होता है। फिर दूसरा बी से अगर हम बात करें तो ब्रैका म्यूटेशन। प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है BRCA2 और BRCA1 म्यूटेशन में बहुत कॉमन होता है। फिर उसके बाद सी से अगर हम बात करें तो होता है कैडमियम। तो जो लोग कैडमियम से एक्सपोजर लेते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन होता है। फिर डी होता है डाइट। अब क्या होता है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग क्या करेंगे, रेड मीट ज़्यादा खाते हैं। अब और सब्जियां नहीं खाते हैं, सब्जियां कम होती है, रेड मीट ज़्यादा खाते हैं, और उस मीट को भी वो बटर में पकाते हैं। काफ़ी हाई फैट होता है जिसकी वजह से वो ओबीज होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन रेड मीट खाते हैं और सब्जियां कम खाते हैं और उसको बटर में पकाते हैं हाई फैट, तो वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर अगर हम ई से बात करें तो ई से होता है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, सनलाइट होता है, रेडिएशन होता है। तो मोबाइल का रेडिएशन होता है, बहुत सारे रेडिएशन होती हैं। मोबाइल के रेडिएशन नहीं होता है, बस वो तो याद करने के लिए कि रेडिएशन होता है इन्वायरमेंट में बहुत सारे। और दूसरा क्या रहता है, एक एजेंट होता है, एजेंट ऑरेंज। तो रेडिएशन और एजेंट ऑरेंज इसके वजह से होता है इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद एफ से क्या होगा, एफ से होता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है कि अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है, अगर कोई पास का रिलेटिव है, एक किसी रिलेटिव को हुआ है तो उसका रिस्क 2 टाइम्स होगा, और अगर 2 रिलेटिव को हो गया तो इसका रिस्क 5 टाइम्स हो जाता है। तो ये होता है फैमिली हिस्ट्री। फिर जो अगला बात करें जी से क्या होगा, EF। जी से जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होता है, जो लंच बॉक्स होता है, हमें क्या याद रखना है, लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स क्या हो गया, लंच हो गया लिंच सिंड्रोम, और बॉक्स हो गया हॉक्स B13 म्यूटेशन। तो इसमें क्या हो गया, लिंच सिंड्रोम और हॉक्स B13। BRCA1 BRCA2 भी इसी के पार्ट हैं, बस याद करने के लिए अलग से बताया है। तो फिर जी हो गया। फिर उसके बाद अब हम बात करें एच से, क्या हो गया, हार्मोनल। एच से हार्मोनल, ये जो रहता है, जो इसका ग्रोथ जो रहता है किससे, डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन से ड्राइवन होता है। तो डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोस्टेट कैंसर के ग्रोथ के लिए। और दूसरा डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन काम कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर। तो हम बोल सकते हैं ये हार्मोनल होता है। फिर अगला जो रहता है आई से, क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन होगा तो क्या बनेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करती हैं, DNA को डैमेज कर देती है, तो जिसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो ए से लेकर आई तक जितने भी होते हैं प्रोस्टेट कैंसर कॉज कराते हैं। तो ए फॉर एज, एज जो रहता है तो वो 50 ईयर्स के बाद होता है। फिर बी फॉर ब्रैका, फिर सी फॉर कैडमियम, डी फॉर
डाइट डाइट में मैंने बताया हाई फैट डाइट, रेड मीट, लो वेजिटेबल, ओबेसिटी। फिर ई फॉर इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल में क्या क्या रहता है, रेडिएशन और एजेंट ऑरेंज। फिर हमने कैडमियम भी इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ई फॉर एक और चीज होता है, ई फॉर वो होता है, अब ई फॉर इथीनिसिटी भी होता है। इथीनिसिटी में क्या होता है, जिसको हम रेस भी बोलते हैं, तो ई फॉर हम इथीनिसिटी भी याद कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो अफ्रीका में लोग रहते हैं, अफ्रीकन, उसमें ज़्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू गोरो में, और इंडियंस जो कि एशियंस कैटेगरी में होते हैं उसमें सबसे लीस्ट कॉमन होता है। तो ये हो गया इथेनिसिटी या रेस। फिर एफ से क्या हो गया, फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव अगर एक है तो उसमें 2 टाइम्स रिस्क होगा, और अगर 2 है तो उसमें 5 टाइम्स रिस्क होगा। फिर उसके बाद अब अगला जो फैक्टर है जी से, जेनेटिक। जेनेटिक में क्या होगा, लंच बॉक्स। लंच बॉक्स से कैसे याद रखेंगे, लिंच सिंड्रोम और हॉक्स B13 म्यूटेशन। फिर एच से क्या होगा, हार्मोनल। हार्मोनल में क्या होगा, ये डायएड्रोटेस्टोस्टेरोन ड्राइवन कैंसर होता है और एंड्रोजन रिसेप्टर होता है। फिर आई से इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो रहता है ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से होगा क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज इंड्यूस होंगी जो कि डीएनए डैमेज करा देती हैं। तो अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्रोस्टेट कैंसर का कॉज कराते हैं। एक फैक्टर होता है प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। तो ऐसा मानते हैं कि जैसे कि प्रिकर्सर होता है प्रोस्टेटिक इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, एक टाइप का प्रोस्टेट कैंसर का प्रिकर्सर होता है और प्रोस्टेट कैंसर इससे अराइज करता है। दूसरा होता है टेम्परस ERG जीन फ्यूजन। तो टेम्परस ERG जीन फ्यूजन की वजह से भी होता है। उसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन रिसेप्टर जो होंगे उनके थ्रू पूरा कैंसर हो जाता है। फिर अब अगला बात करें और जो प्रोग्रेशन प्रमोट करते हैं उसमें कौन कौन से जीन होते हैं, P10 जीन, P53 जीन और RB जीन। किसी भी कैंसर में हम पढ़ते हैं क्या होता है, P53 और RB म्यूटेशन होता है तो उसका एग्रेसिवनेस बढ़ाता है। तो अगर कोई कैंसर एग्रेसिव हो जाएगा तो ज़्यादा प्रमोट करेगा। फिर BRCA2 म्यूटेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा, उससे कैंसर को अर्ली ऑनसेट होगा और एग्रेसिव होगा। फिर जो एंड्रोजन रिसेप्टर होता है उसमें म्यूटेशन हो जाए या एक्टिवेशन हो जाए तो जिसकी वजह से जो जीन्स होंगे वो पॉलिफरेशन जीन्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और ट्यूमर पॉलिफरेट करेगा और PSA बढ़ जाता है। फिर हिस्टो की पैथोलॉजी की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है एसिनार एडिनोकार्सिनोमा। जो एसिनार एडिनोकार्सिनोमा होता है वो 95% होता है और मोस्ट कॉमन होता है। और भी वेरिएंट मिलते हैं बट एसिनार इज द मोस्ट कॉमन। और वेरिएंट में क्या होगा, डक्टल। फिर दूसरा क्या होता है, म्यूसिनस। फिर तीसरा क्या होता है, बेसल सेल। और चौथा क्या होता है, स्मॉल सेल, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन होता है। तो एसिनार मोस्ट कॉमन हो गया, एसिनार मोस्ट कॉमन है। फिर उसके बाद डक्टल, म्यूसिनस, स्मॉल सेल और बेसल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी खास बात क्या होती है, ये नर्व को इन्वॉल्व करता है। तो अगर एग्रेसिव स्टेज में पहुंचता है तो पेरी न्यूरल इन्वेजन। दूसरा सेमाइनल वेसाइकल और कैप्सूल को इन्वॉल्व कर सकता है इन केस ऑफ एडवांस डिजीज। तो अगर हम इसकी ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो ग्रेडिंग सिस्टम जो प्रोस्टेट कैंसर की हम देते हैं तो उसकी शुरुआत हुई थी डॉक्टर डोनाल्ड ग्लीसन से। अब डॉक्टर डोनाल्ड ग्लीसन ने 1960s के अराउंड जो था ग्लीसन स्कोर दिया था। अब जो ग्लीसन स्कोर दिया था वो ये था, उसमें उन्होंने बोला था यूजुअली हम लोग 3, 4, 5 को इम्पोर्टेंट मानते हैं, डॉक्टर ग्लीसन ने दिया था 1960s के अराउंड। तो सबसे पहले उन्होंने जो डिवाइड किया था तो हम 3, 4, 5 क्या होता है, DFS दैट इज डिस्क्रीज, रिफ्यूज्ड और शीट ऑफ सेल्स। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अगर डिस्क्रीट में क्या होता है, वेल फॉर्म्ड ग्लैंड्स। डिफ्यूज, अगर फ्यूज की बात करें तो उसमें पुअरली फॉर्म्ड होगा या क्रीबी फॉर्म टाइप का। और शीट में बात करें तो नो ग्लैंड और नेक्रोसिस होता है। तो सबसे पहले जब ग्लीसन ने जो ग्रेड दिया था उसमें 1 से 5 तक दिया था, तो 1 और 2 जो रहता है वो यूज नहीं होता है पैथोलॉजी में। बेसिकली उसमें भी वेल डिफरेंशिएटेड होता है ट्यूमर बट यूज नहीं करते हैं। तो 3, 4, 5 देखते हैं। 3, 4, 5 में 3 जो रहता है डिस्क्रीट रहता है, 4 रहता है फ्यूज रहता है
और 5 जो रहता है शीट ऑफ सेल्स रहते हैं। तो जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ग्लैंड जो रहता है वेल डिफरेंशिएटेड से पुअरली डिफरेंशिएटेड और फाइनली नो ग्लैंड रहता है। तो डिस्क्रीट में वेल फॉर्म्ड ग्लैंड रहेंगे, जबकि फ्यूज वाले में पुअरली फॉर्म्ड रहेंगे या क्रीवी फॉर्म रहेंगे, और शीट ऑफ सेल्स में नो ग्लैंड रहेगा या नेक्रोसिस होगा। तो ये होता है ग्रेड, इसको बोलते हैं ग्रेड। अब दो ग्रेड को आपस में जोड़ के स्कोर बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लीसन स्कोर। और फिर इसको ISUP ने 2014 में इसको मॉडिफाई किया और इसको बोलते हैं ग्रेड ग्रुप। तो ग्लीसन स्कोर सबसे पहले क्या था, ग्रेड, फिर ग्लीसन स्कोर और ग्रेड ग्रुप, ये होता है। तो जो ग्लीसन स्कोर होता है उसमें हम देखते हैं प्राइमरी कितने हैं, सेकेंडरी कितने हैं, और अगर बाई चांस जो सबसे ज़्यादा होते हैं उनको प्राइमरी स्कोर करते हैं और उसके सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी, तो दोनों को सम करते हैं। तो ये होता है ग्लीसन स्कोर। इसके बेसिस पे 5 ग्रेड ग्रुप होते हैं। 5 ग्रेड ग्रुप जो होते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको यूज करते हैं हम लोग रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में। तो जो ग्रेड ग्रुप 1 होता है वो होता है लो रिस्क, और उसका जो स्कोर होता है वो होता है 6 या उससे कम। फिर जो ग्रेड ग्रुप 7 अगर स्कोर आया, ग्लीसन स्कोर 7 है, तो वो इंटरमीडिएट ग्रुप में रहता है। ग्रेड ग्रुप 2 और 3, तो 2 और 3 में क्या कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर स्कोर 3 वाला अगर प्रोमिनेंट है तो वो फेवरेबल होता है, और अगर 4 वाला प्रोमिनेंट है तो वो अनफेवरेबल होता है। बट स्कोर ओवरऑल अगर बात करें तो दोनों का 7 होता है। फिर हाई में क्या होता है, हाई में 8 स्कोर होता है, और वेरी हाई में 9-10 जो बचा हुआ स्कोर है। तो ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ग्रेडिंग सिस्टम जो रहता है, ये ग्लीसन ग्रेड ग्रुप हिस्टोपैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है। इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। फिर अब आगे बात करें एनाटॉमी का, तो जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो मोस्ट कॉमनली किस जोन में होता है, पेरिफेरल जोन में। जो 80% प्रोस्टेट कैंसर होता है, 70 to 80% वो पोस्टीरो लेटरल साइड में जो होता है पेरिफेरल जोन उसमें होता है। और DRE में जो पैल्पेट करते हैं वो क्या होता है, हम लोग यूजुअली कौन सा रीजन पैल्पेट करते हैं, पोस्टीरो लेटरल रीजन। तो DRE में जो होता है पेरिफेरल जोन या पोस्टीरो लेटरल रीजन पैल्पेट करते हैं, इसलिए DRE में जो फील होता है वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। फिर जो 70% होता है पेरिफेरल जोन में हो गया, अब बचा 20%। तो 20% जो रहता है वो ट्रांजिशनल जोन में होता है और BPS से एसोसिएटेड रहता है, जबकि बचा 10% वो सेंट्रल जोन में होता है। सेंट्रल जोन की खासियत क्या होती है कि उसमें यूजुअली हायर ग्रेड का कैंसर होता है। फिर अगर बात करें प्रोस्टेट का, तो प्रोस्टेट में पेरीप्रोस्टेटिक फेशिया होता है। जैसे ये प्रोस्टेट है, अब प्रोस्टेट के ये प्रोस्टेट है, अब प्रोस्टेट के चारों तरफ क्या रहेगा, एक कैप्सूल रहेगा, और इस कैप्सूल के बाहर जो रहता है वो क्या रहता है, फेशिया। तो ये रहता है प्रोस्टेटिक फेशिया, ये है प्रोस्टेटिक फेशिया। और ये जो रहता है कंडेंस फॉर्म में रहता है, ये रहता है प्रोस्टेटिक कैप्सूल। तो जो रहता है प्रोस्टेटिक, अब हम देख सकते हैं ये पीछे क्या रहेगा, ये पीछे रहेगा रेक्टम। अब पीछे रेक्टम रहेगा, प्रोस्टेट और रेक्टम के बीच में क्या रहेगा, डिनन-विलियर्स फेशिया। तो जो डिनन-विलियर्स फेशिया होती है ये प्रोस्टेट और रेक्टम के बीच में होगा, ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर रहती है, इसकी 2 लीफ होती है। तो जो एंटीरियर लीफ रहती है वो ऐसे आगे प्रोस्टेट की तरफ जाती है और पोस्टीरियर रेक्टम की तरफ जाती है, और बगल से क्या जाती है, लिवेटर फेशिया। तो जो लिवेटर फेशिया बगल से जाती है, तो यहाँ पे जो स्पेस बनता है, यहाँ पे क्या रहता है, न्यूरोवास्कुलर बंडल। और न्यूरोवास्कुलर बंडल क्या होता है, जो पेल्विक प्लेक्सस होता है, पेल्विक प्लेक्सस जो रहता है वही ये रहता है न्यूरोवास्कुलर बंडल। पेल्विक प्लेक्सस किससे बनता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक से। जो सिंपैथेटिक सप्लाई आती है वो थोरैकोलंबर से आती है, T11 से L2 तक, और फिर वो वहाँ नीचे फिर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक पे आके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक पे रिले करते हैं। फिर सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो रहती है सिंपैथेटिक फाइबर्स लेके इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पे जाती है, और उसी इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पे क्या आता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स और सोमैटिक फाइबर्स। तो मैं क्या बोल रहा था, ये होता है, ये थोरैकोलंबर आउटफ्लो है, और ये थोरैकोलंबर आउटफ्लो है, थोरैकोलंबर आउटफ्लो है, और ये हो गया सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो ये हो गया सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और ये कहाँ रहती है, इन फ्रंट ऑफ
एओर्टिक बाइफर्केशन, तो इसके सामने रहती है। अब इस सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से जो ये रहता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, तो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस के लिए एक नर्व जाती है जिसको बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व जो रहेगी वो सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लेके जाएगी। फिर इसी में जो रहता है, इसी प्लेक्सस में, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर कहाँ से आएंगे? S2, S3, S4, और इसी में सोमैटिक भी आते हैं, और सोमैटिक भी कहाँ से आएंगे? S2, S3, S4। फिर फाइनली इससे क्या निकलेगा? इससे जो निकलेगा ये मिक्स्ड फाइबर्स निकलेंगे, और यही मिक्स्ड फाइबर जो रहते हैं ये न्यूरोवस्कुलर बंडल में रहते हैं। फिर इस न्यूरोवस्कुलर बंडल में 3 फंक्शन मेनली प्रोवाइड करता है। 3 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? अलग अलग, एक होता है ब्लैडर, दूसरा होता है बावल, और दूसरा होता है सेक्सुअल फंक्शन। तो जो ब्लैडर होगा तो ब्लैडर में जाएगा, क्या कराएगा? डेट्रोसर का कॉन्ट्रैक्शन। बावल में जाएगा तो क्या होगा? रेक्टल का जो होता है, रेक्टम का टोन मेंटेन करता है और डेफिकेशन में हेल्प करता है। और सेक्सुअल फंक्शन में क्या कराएगा? इरेक्शन। तो ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल फंक्शन ऐसे कंट्रोल होता है। तो ये रहा पेरीप्रोस्टेटिक फेशिया। तो पेरीप्रोस्टेटिक फेशिया में क्या होता है? न्यूरोवस्कुलर बंडल। तो इसलिए इस न्यूरोवस्कुलर बंडल को जब हम नर्व स्पेयरिंग रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी करना चाहिए, क्योंकि इसको प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है? ये ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब बात करें स्प्रेड की, तो एक होता है डायरेक्ट एक्सटेंशन। प्रोस्टेट जो है डायरेक्टली उसके जो नियर बाई ऑर्गन है उनमें स्प्रेड कर जाएगा। तो नियर बाई ऑर्गन क्या है? सेमाइनल वेसिकल और ब्लैडर नेक, इसमें कर जाएगा। और पीछे क्या है? रेक्टम। तो उसमें कैसा एक्सटेंशन होगा? डायरेक्ट एक्सटेंशन। फिर अगला जो अगर हम बात करें लिम्फेटिक, तो लिम्फेटिक हम देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब देख सकते हैं प्रोस्टेट से कहाँ गया? ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर में गया राइट और लेफ्ट ऑब्ट्यूरेटर। ऑब्ट्यूरेटर से फिर ये इंटरनल आइलियक में जा रहा है, इंटरनल आइलियक, एक्सटर्नल आइलियक, और फिर जब ये आइलियक से फिर कहाँ जाएगा? कॉमन आइलियक में। अब कॉमन आइलियक से ये पैरायोटिक चला जाता है। तो इस तरीके से सप्लाई होती है। फिर अब हम बात करें हेमाटोजिनस, तो इसका स्प्रेड जो रहता है हेमाटोजिनस भी होता है। इसमें होता क्या? बेटसन प्लेक्सस। तो जो बेटसन प्लेक्सस होता है उसके थ्रू ये बोन में चला जाता है, और इसका जो बोन में जाके क्या करता है? प्रोस्टेट ब्लास्ट कर देता है, बम ब्लास्ट कर देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक लीजन होता है बोन्स में। और ब्लड के थ्रू कहाँ जा सकता है? दूर ऑर्गन में कौन कौन से होते हैं? लंग, लिवर और ब्रेन। तो लंग, लिवर और ब्रेन में भी होता है। फिर एक जो रहता है ये नर्व के थ्रू भी स्प्रेड करता है, पेरीन्यूरल, और ये बहुत ही कॉमन होता है। अगर पेरीन्यूरल स्प्रेड हो रहा है तो इसका एग्रेसिव बायोलॉजी है या हिस्टोलॉजी है। तो क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट करता है? यूजुअली जो प्रोस्टेट कैंसर होता है वो 3 फॉर्म में अपेयर करते हैं। 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं? पहला होता है या तो वो प्रोस्टेट कैंसर लोकलाइज्ड होगा, या तो लोकली एडवांस होगा, या मेटास्टैटिक होगा। तो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? जो T1, T2 स्टेज में होता है वो लोकलाइज्ड होता है। लोकली एडवांस क्या होता है? T3, T4, या नोड पॉजिटिव है तो उसे लोकली एडवांस बोलते हैं। और मेटास्टैटिक में डिस्टेंस ऑर्गन में, तो उस बेसिस पे सिम्टम होते हैं। तो जो लोकलाइज्ड प्रोस्टेट कैंसर होता है यूजुअली कई बार वो इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं नीडल बायोप्सी पे या TURP क्या उस पे। तो जो पेशेंट रहता है वो एसिम्टोमेटिक रह सकता है, और यूजुअली डिटेक्ट किससे होता है? रेस्ट PSA या DRE पे। अब बात करें लोकली एडवांस, तो जो क्लिनिकल फीचर्स अपीयर करते हैं ज़्यादातर लट्स के, वो लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर में प्रेजेंट करते हैं। और प्रोस्टेट जो रहता है ब्लीड कर सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेमाटोयूरिया हो सकता है, और दूसरा हीमोस्पर्मिया हो सकता है। फिर अगर हम बात करें जब मेटास्टैटिक हो जाता है, तो जब मेटास्टैटिक अगर बोन में हो गया तो बोन पेन होगा, और पेशेंट्स को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर डेवलप कर सकते हैं। अब बोन मैरो जो है अच्छे से काम नहीं करेगा, पेशेंट एनीमिया डेवलप कर सकता है, और कैकेक्सिया की वजह से वेट लॉस हो सकता है। DRE में क्या मिलेगा? अगर प्रोस्टेट कैंसर की DRE कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? तो DRE में बात करें तो प्रोस्टेट जो रहेगा हार्ड और नोडुलर होगा, और एसिमेट्रिक होगा प्रोस्टेट। और PSA जो रहता है यूजुअली जो रहता है हम लोग मैलिग्नेंसी के लिए 10 से ऊपर लेते हैं। 4 नैनोग्राम पर ml अगर PSA है तो नॉर्मल रहता है, 4 to 10 रहता है तो इंटरमीडिएट रिस्क या डाउटफुल रहता है ऐसे केसेस में, और अबव 10 रहता है नैनोग्राम पर ml तो उसको हम लोग कंफर्म मानते हैं मैलिग्नेंसी के लिए। तो अब बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग यूजुअली जो रहता है पेशेंट का DRE करते हैं, और DRE को कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? सीरम PSA। तो सीरम PSA जो रहता है यूजुअली
प्रीफर्ड रहता है, उसमें हम लोग दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्री पीएसए और दूसरा होता है टोटल पीएसए। तो यूजुअली हम लोग जो रहता है फ्री पीएसए और टोटल पीएसए निकालते हैं, और उससे जो रहता है, अगर मैंने डिस्कस किया कि लेस देन अगर 4 है तो बेनाइन होता है, और मोर देन 10 है तो मैलिग्नेंस के चांसेस रहते हैं, और 4 से 10 के बीच में रहता है तो डाउटफुल रहता है। तो 4 से 10 के बीच में रहता है तो हम फ्री पीएसए कराते हैं। फ्री पीएसए जो रहता है, फ्री पीएसए जो अगर वो 10% से कम है तो क्या होगा, मैलिग्नेंसी के चांसेस हैं, और 25% से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, बेनाइन है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सीरम पीएसए। सीरम पीएसए जो रहता है का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रीनिंग में अगर हमें स्क्रीन करना है, दूसरा डायग्नोसिस के केस में कर सकते हैं, और तीसरा पोस्ट ऑपरेटिव सर्वेलेंस के केस में। अच्छा, फिर हम लोग ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस भी पीएसए से देख सकते हैं। फिर दूसरा जो फैक्टर हो गया फ्री पीएसए। तो जब फ्री पीएसए निकालते हैं तो हम लोग यूजुअली जो पैरामीटर यूज करते हैं होता है परसेंटेज फ्री पीएसए। तो परसेंटेज फ्री पीएसए क्या होता है, फ्री पीएसए डिवाइडेड बाय टोटल पीएसए। अब उसकी वैल्यू अगर 25% से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेनाइन होगा। तो मतलब फ्री पीएसए जितना ज़्यादा उतना जो प्रोस्टेट है फ्री ऑफ ट्यूमर, ऐसे याद कर सकते हैं। और 10% से कम है तो मैलिग्नेंसी के चांसेस रहते हैं। फिर जो दूसरा पैरामीटर हम लोग कर सकते हैं वो होता है पीएसए वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है कितने से ज़्यादा, एक साल में कितने से ज़्यादा वेलोसिटी रहेगी, तो प्रोस्टेट कैंसर है तो वो होता है 0.75 नैनोग्राम पर ml। एक साल में इतने से ज़्यादा है तो जो रहता है रिस्क रहता है मैलिग्नेंसी का। फिर तीसरा होता है पीएसए डेंसिटी। पीएसए डेंसिटी कितना होगा, पीएसए डेंसिटी अगर 0.15 से ज़्यादा होगा तो मैलिग्नेंसी का रिस्क रहता है। फिर अब बात करें रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का लैब की वैल्यूज़ पे, तो हम लोग लैब की वैल्यू पे जो रहता है कुछ मॉडर्न बायोमार्कर्स है जिनके बेसिस पे हम लोग जो रहता है रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। उसमें सबसे पहला आता है प्रोस्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो हम सबसे पहले ब्लड टेस्ट के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, हम लोग करा रहे हैं फ्री पीएसए और टोटल पीएसए। तो ये जो बेस्ड होता है फ्री पीएसए और टोटल पीएसए के ऊपर ही होता है, फ्री पीएसए और टोटल पीएसए कराया। अब फ्री पीएसए टोटल पीएसए कराया तो अब इसमें नया क्या कर दिया, इसके साथ अगर हम -2 प्रो पीएसए कराते हैं, -2 प्रो पीएसए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको P2 पीएसए भी बोलेंगे, P2 पीएसए। तो इसको कौन सा टेस्ट बोल देंगे, ये PHI हो गया, प्रोस्टेट हेल्थ इंडेक्स। अब प्रोस्टेट हेल्थ इंडेक्स क्या है, इसको जब मैथमेटिकली निकालते हैं तो इससे प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। यूजुअली तब करते हैं जब 4 से 10 नैनोग्राम ml के बीच में होता है, उसी टाइम हम फ्री पीएसए निकालते हैं। तो इससे होता क्या बेनिफिट है कि जो अननेसेसरी बायोप्सी है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। और जो दूसरा हम लोग है टेस्ट करते हैं वो, अब हमने फ्री पीएसए निकाला, टोटल पीएसए निकाला, फ्री पीएसए टोटल पीएसए के साथ अब हमने दो चीज़ और ले ली, एक होता है इंटैक्ट पीएसए और दूसरा क्या निकाल दिया, ह्यूमन कैलिक्रिन 2। तो ये टोटल 4 चीज़ें यूज़ करें तो इसको क्या बोलेंगे, 4K स्कोर। 4K स्कोर, के का मतलब क्या होता है, कैलिक्रिन। तो के क्या हो गया, ये IPSA हो गया और HK2, ठीक है। तो IPSA क्या है, इंटैक्ट पीएसए, और HK2 है ह्यूमन कैलिक्रिन 2। तो ये जो बेस्ड है टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये किस पे बेस्ड है, ब्लड। तो ये रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, और ये जो टेस्ट है सबसे पहले हमने 4K डिस्कस कर लिया और PHI, तो ये दोनों किसके पे बेस्ड है, ब्लड। अब इसी तरीके से कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो यूरिन पे बेस्ड होते हैं, तो यूरिन वाले टेस्ट देख लेते हैं। तो जो यूरिन पे जो टेस्ट होते हैं वो होता है सेलेक्ट MDX और एक्सो DX। तो इस सेलेक्ट MDX और एक्सो DX क्या होंगे, किस तरह के टेस्ट है ये, यूरिन पे। तो हमने क्या किया, यूरिन लिया और यूरिन पे हमने फिर क्या मेज़र किया, सबसे पहले हम मेज़र करेंगे HOX C6 DLX1। तो ये 2 mRNA होते हैं, HOX C6 और DLX1।
इनको हम लोग मेजर करते हैं। और यूजुअली किसके साथ मेजर करते हैं? पीएसए। पीएसए तो यूज करना ही है। साथ में पेशेंट की एज लेते हैं और फैमिली हिस्ट्री। तो इसके बेसिस पे जो स्कोर बनाते हैं उसको बोलते हैं सेलेक्ट एमडीएक्स। सेलेक्ट एमडीएक्स। तो फिर जो दूसरा स्कोर रहता है उसमें भी यूरिन लेते हैं, बट इसमें डीआरई जो रहता है हमें करने की जरूरत नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं एक्सोडीएक्स। एक्सोडीएक्स में क्या होता है, हम लोग जो कोई भी जीन होता है उसके अंदर क्या रहता है? एक्सोसोम। तो इसलिए इसका नाम एक्सोडीएस है। तो एक्सोसोम जो रहता है, एक्सोसोम को डिटेक्ट करते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग एक्सोसोम के बेसिस पे क्या निकालते हैं? ईपीआई स्कोर निकालते हैं। तो ये सब स्कोर निकालने का फायदा क्या होता है? इस सब स्कोर से हम लोग जो रहता है अननेसेसरी जो बायोप्सी होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और एक्सोडीएस है जैसे, तो एक्सोडीएस निकाला तो उससे पता चलेगा कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट कैंसर कौन से हैं। तो जो यूजुअली जो हाई ग्रेड कैंसर होते हैं एक्सोडीएक्स से ज़्यादा डिटेक्ट होते हैं। जबकि अगर बात करें सेलेक्ट एमडीएक्स से, तो सेलेक्ट एमडीएक्स जो रहता है उससे हम पता कर सकते हैं बायोप्सी करना है कि नहीं करना है। तो ये सब टेस्ट, अब जैसे सेलेक्ट एमडीएक्स याद करना है तो कैसे याद करेंगे? न्यूमोनिक से। तो जो अगर आपको एमडी में सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एज के बाद फैमिली का पैसा चाहिए होता है और उसके लिए आपको दिल्ली जाना होता है और अपने साथ एक बॉक्स रखना होता है जिसमें सारी स्टडी मटेरियल हो। तो आपको एमडी में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें फैमिली का पैसा चाहिए होता है और एक एज के बाद जो रहता है, फिर एक एज के बाद हमें फैमिली का पैसा चाहिए होता है और फिर हम जो है हमें दिल्ली जाना होता है और अपनी तैयारी का बॉक्स अपने साथ रखना होता है। तो सेलेक्ट का हो गया सेलेक्ट एमडीएक्स, फैमिली पैसा हो गया पीएसए, एज HOX6 डीएलएक्स। तो ये हो गया सेलेक्ट एमडीएक्स। फिर अब बात करें इमेजिंग का, तो इमेजिंग में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है एमपीएमआरआई। अगर बात करें एमपीएमआरआई का, तो एमपीएमआरआई जो यूजुअली यूज़ करते हैं हम लोग, ये डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं प्रोस्टेट में, लोकलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। स्पेशली जो अगर हम बात करें इसके इंडिकेशन की, तो अगर प्रोस्टेट कैंसर में कहाँ इंडिकेशन हो रहा है, तो अगर नेगेटिव बायोप्सी आ रही है, अगर हमने उसके बाद भी हमें लग रहा है कि देयर इज सस्पिशियस ऑफ कैंसर, तो ऐसे केसेस में क्यों लगेगा सस्पिशन? क्योंकि जो पीएसए वो एलिवेटेड है, डीआरई एबनॉर्मल है और बायोप्सी नेगेटिव आ रही है, तो परसिस्टेंट सस्पिशन है, तो ऐसे केस में हमें एमपीएमआरआई करना चाहिए। फिर दूसरा, अब एनसीसीएन ये बोलता है कि जो प्रोस्टेट बायोप्सी है करने से पहले हमें एमपीएमआरआई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हम उसको लोकलाइज कर सकते हैं और अननेसेसरी बायोप्सी को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो तीसरा जो रहता है, हम जब न्यूली डायग्नोज प्रोस्टेट कैंसर होता है उस केस में स्टेजिंग की तरह यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली जो लोकल स्टेजिंग होता है वो कराता है। इसमें जो रहता है सेमाइनल वेसिकल का इन्वेजन, एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा पता चलता है। फिर अगर हम लोग लो रिस्क ग्रुप के जो पेशेंट्स होते हैं और उसमें एक्टिव सर्विलांस प्लान कर रहे हैं, तो एमपीएमआरआई जो रहता है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। प्लस अगर हम लोग फोकल थेरेपी, नर्व स्पेयरिंग प्रोसीजर कर रहे हैं तो भी एमपीएमआरआई जो है कराना अच्छा रहता है। तो क्या क्या अगर लो रिस्क है तो लो रिस्क में हम लोग मिनिमम ट्रीटमेंट करेंगे। मिनिमम ट्रीटमेंट क्या? एक्टिव सर्विलांस अगर प्लान कर रहे हैं, या आप लोग नर्व स्पेयरिंग प्रोसीजर कर रहे हैं, या फोकल थेरेपी दे रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हमें एमपीएमआरआई कराना जरूरी होता है। फिर अगर पेशेंट को एक्टिव सर्विलांस पे रखा है और उसका मॉनिटरिंग करना है तो भी एमपीएमआरआई कराना होता है। तो अब बात करें एमपीएमआरआई की, तो ये सब इंडिकेशन होते हैं लोकल स्टेजिंग और बायोप्सी गाइडेंस की। गोल्ड स्टैंडर्ड अगर डायग्नोसिस की बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी जो है बायोप्सी होता है। बायोप्सी में बस नई नई एडवांसमेंट आ गई है, फिर भी जो ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसको हम लोग एमआरआई के साथ फ्यूजन करके भी कर सकते हैं। एमआरआई जो रहता है वो लोकलाइजेशन में हेल्प करता है और ज़्यादा अच्छा बायोप्सी लेने में हेल्प करता है, और जो नंबर ऑफ कोर जो हम लोग 12 कोर निकालते हैं उसको कम कर देता है, जिसकी मदद से हम 6 या 4 कोर में ही हो जाता है, कम कोर निकालना पड़ता है। तो ये हो गया टी स्टेज। टी स्टेज के लिए तो हम लोग जो है एमआरआई यूज़ करते हैं स्टेजिंग में। अब स्टेजिंग में एन स्टेज होता है, एन और एम। तो एन और एम की बात करें तो पहले जो रहता था बोन स्कैन प्लस सीटी स्कैन, ये यूज़ होता था। अब बोन स्कैन सीटी स्कैन यूज़ होता था। अब जो है इससे ज़्यादा जो सेंसिटिव है वो क्या है? पीएसए में पेट।
तो PSMA पेट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। PSMA पेट यूजली ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है नोडल और डिस्टेंस स्टेजिंग के लिए। जबकि बोन स्कैन जो यूजली क्यों करते थे, बोन मेटास्टेसिस के लिए, और इसमें जो बोन मेटास्टेसिस प्रोस्टेट कैंसर में बहुत कॉमन होता था। और बोन स्कैन के बाद एक इन्वेस्टिगेशन आया था सोडियम फ्लोराइड पेट। तो जो सोडियम फ्लोराइड पेट होता है वो ऑलमोस्ट बीच में होता है बोन स्कैन और PSMA पेट स्कैन के बीच में। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बीच में होती है। तो जो सबसे सेंसिटिव होता है अगर हम बात करें तो वो होता है PSMA पेट, जो आजकल रिकमेंडेड भी होता है, और सबसे लीस्ट होता है वो बोन स्कैन होता है। और सोडियम फ्लोराइड पेट जो रहता है वो बीच का रहता है। बोन स्कैन जो रहता है, कन्वेंशनल बोन स्कैन की अगर हम बात करें तो यूजुअली MDP बेस्ड रहता था। MDP बेस्ड रहता था, उसके साथ यूज़ करते थे, बट उसको आजकल हम रिप्लेस कर दिए हैं PSMA पेट से। फिर अब हम बात करें स्टेजिंग का, तो स्टेजिंग में जो रहता है, सबसे पहले हम बात करें नोडल का, तो N1 जो रहता है नोडल इन्वॉल्वमेंट रहता है, और M जो रहता है मेटास्टेसिस होता है। मेटास्टेसिस में अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्व कर रहा है तो 1A बोलते हैं, बोन इन्वॉल्व करता है तो B फॉर बोन, दैट इज 1B, और दूसरे ऑर्गन्स में विसरा जैसे लिवर मेट्स, लंग मेट्स, ये सब हो रहा है तो 1C होता है। अब बात करें T1 T2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। T1 से T2 जो कैंसर होता है इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड कैंसर, और T3 T4 जो रहता है वो होता है लोकली एडवांस कैंसर। तो जो T1 डिजीज होता है यूजुअली जो रहता है, अब हम आगे, जो T1 डिजीज रहता है यूजुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। तो जो T1C रहता है वो यूजुअली डिटेक्ट होता है पेशेंट का जो PSA बढ़ा रहता है और नीडल बायोप्सी जब हम करते हैं तो T1C उसे बोलते हैं। T1A की बात करें तो उसमें अगर जो हमने TRP किया है और उसमें इंसिडेंटली डिटेक्ट हो रहा है तो वो T1A या T1B होता है। अब जो टिश्यू रिसेक्ट किया है उसमें अगर लेस देन 5% ऑफ द टिश्यू में अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो T1A बोलते हैं, और T1B जो रहता है मोर देन 5% ऑफ द रिसेक्टेड टिश्यू। फिर अब बात करें T2 का, तो जो T2 डिजीज होता है वो ऑर्गन कन्फाइंड होता है, और उसमें जो रहता है बेसिकली अगर T2A की बात करें तो जो प्रोस्टेट कैंसर का 2 लोब होते हैं, अगर 2 मानते हैं तो एक लोब में 50% से भी कम, एक जगह लोकलाइज्ड रहता है 50% से भी कम तो T2A होता है, और एक ही प्रोस्टेट लोब में 50% से ज़्यादा तो T2B होता है, और दोनों लोब में इन्वॉल्व कर गया कंबाइंड बोथ लोब, C फॉर कंबाइंड, तो कंबाइंड बोथ लोब तो T2C हो गया। तो ये जो रहता है ये एक 8th एडिशन AJCC क्लासिफिकेशन। अब आगे बात करते हैं रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन जैसा मैंने बताया, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर क्या है, लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर जो रहता है T1 T2 को लोकलाइज बोलते हैं, लोकली एडवांस रहता है T3 T4 या नोडल डिजीज, और फिर मेटास्टेसिक होता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा कि जो होता है एक ग्लीसन स्कोर या ग्लीसन ग्रेड होता है, जो हमने ऊपर देखा था ग्लीसन स्कोर या ग्लीसन ग्रेड। तो ये जो रहता है ग्लीसन स्कोर, ये ग्लीसन स्कोर है और ये ग्लीसन ग्रेड है। तो अगर हम ग्लीसन स्कोर की बात करें तो ग्लीसन स्कोर और PSA के बेसिस पे जो रहता है, सबसे पहले DMECO ने क्लासिफाई किया था प्रोस्टेट कैंसर को 3 कैटेगरीज में। पहला था लो रिस्क, दूसरा था इंटरमीडिएट रिस्क, और तीसरा था हाई रिस्क। अब इसको याद करने के लिए हम सिर्फ T2 को देखेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो T2 में हमने क्या बोला, 3 कैंसर होते हैं, T2A, T2B, T2C। अब T2A क्या होता है, प्रोस्टेट के 2 लोब होते हैं, तो एक लोब में जो होता है थोड़ा सा, बिल्कुल लेस देन 50% अगर इन्वॉल्व है तो T2A बोलते हैं। T2B जो रहता है मोर देन 50%, और T2C बोथ लोब में इन्वॉल्व होता है। तो अब DMECO की बात करें तो लो रिस्क क्या होता है, T2A को लो रिस्क बोलते हैं, T2B को इंटरमीडिएट, और T2C को हाई रिस्क। ये तो DMECO का होता है। प्लस इसमें जो रहता है अब ग्लीसन स्कोर भी आता है और PSA। तो ग्लीसन स्कोर कैसे याद करेंगे, T2A 6, 7 और 8, तो 6, 7, 8 T2A, T2B, T2C ऐसे याद कर लेंगे। तो फिर PSA कैसे याद करेंगे, T2A लेस देन 10, T2B 10 to 20, और T2C मोर देन 20। तो ये हो गया DMECO। अब DMECO कोई AUA ने यूज़ किया और NCCN ने यूज़ किया। तो NCCN और AUA में ये फ़र्क है कि उन्होंने AUA जो है लो रिस्क को नहीं मानता है, वेरी हाई रिस्क को नहीं मानता है, लो रिस्क मानता है, वेरी लो रिस्क को नहीं मानता है, वेरी हाई रिस्क को नहीं मानता है, और इंटरमीडिएट का सिर्फ एक ग्रुप है। तो हम यहाँ पे NCCN डिस्कस करेंगे। तो NCCN ने क्या किया,
एनसीसीएन ने डीएमई क्लासिफिकेशन की तरह ही क्लासिफाई किया और उसने क्या किया, T2A को एज इट इज लो रिस्क ही रहने दिया और उससे पहले जो T1C है ये क्या हो गया, ये वेरी लो रिस्क बोल दिया इसको, तो ये वेरी लो रिस्क रह गया। फिर जो T2B था एज इट इज इंटरमीडिएट रखा लेकिन उसको बोला फेवरेबल, फेवरेबल बोला, और T2C को जो था हाई रिस्क बोलने के बजाय उसको जो क्या बोला, उसको भी इंटरमीडिएट ग्रुप में लिया और उसको बोला अनफेवरेबल। तो ये जो T2B और T2C है पूरा का पूरा इंटरमीडिएट ग्रुप हो गया। तो जो हाई रिस्क था जो डीएमईको में T2C में था उसको T3A में शिफ्ट कर लिया और उसके बाद T3B जो है वो वेरी हाई रिस्क हो गया। तो ये डीएमईको से ही इंस्पायर्ड था एनसीसीएन। तो अब इसमें क्या रहा है, इसमें तो 6, 7, 8 सीधा सीधा था लेकिन इसमें जो T2C की जगह 3A हो गया हाई रिस्क। और ये इंटरमीडिएट फेवरेबल अनफेवरेबल, फेवरेबल में क्या रहता है 3, दोनों का स्कोर 7 होता है, इंटरमीडिएट में 7 होता है और हाई रिस्क में स्कोर 8 होता है। तो फेवरेबल में क्या, वो 7 जो 3 वाला था उसको फेवरेबल मान लिया और 4 वाला था उसको अनफेवरेबल मान लिया। फिर और भी चीजें होती है जो वेरी लो रिस्क ग्रुप और लो रिस्क ग्रुप में डिफरेंशिएट करती हैं। पहला होता है कि जो बायोप्सी कोर है वो कितनी पॉजिटिव है, तो लेस देन 3 अगर प्रोस्टेट बायोप्सी फ्रेगमेंट या कोर पॉजिटिव है तो उसको बोलते हैं वेरी लो रिस्क ग्रुप। दूसरा पीएसए डेंसिटी, पीएसए डेंसिटी अगर लेस देन 0.15 है तो उसमें वेरी लो रिस्क ग्रुप बोलते हैं। तो अब बात करें रोल ऑफ पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन की, तो हमें पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है जबकि हमारे पास पीएसएम में पेट सिटी होता है जिसका काफी अच्छा डिटेक्शन रेट होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो अगर कोई लिम्फ नोड 5 mm से छोटा है, 5 mm से छोटा है तो वो पीएसएम में पेट पे अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इस वजह से होता क्या है कि हमें पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करना पड़ता है ताकि हम स्टेजिंग कर सकें। अब पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करने के लिए जो हमें होता है सबसे पहले ये जानना होता है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट रिस्क है कि नहीं। तो जो EAU या एनसीसीएन है उन्होंने 2024 में जो एक नोमोग्राम होता है ब्रिगेंटी नोमोग्राम उसको यूज करने को बोला था। उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर 5% से ज्यादा अगर रिस्क है तो हम पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। तो 5% से ज्यादा अगर रिस्क होता है लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट का तो पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन करते हैं। जो अदर फॉर्मूला यूज करते हैं लिम्फ नोड रिस्क निकालने के लिए होता है रोच फॉर्मूला, बट ब्रिगेंटी नोमोग्राम जो रहता है वो स्टैंडर्ड रहता है। अब बात करें जो लिम्फ नोड डिसेक्शन है तो हमने पढ़ा था जैसे प्रोस्टेट में सबसे पहले लिम्फ नोड कहाँ जा रहा है, ऑब्ट्यूरेटर को, फिर वो एक्सटर्नल, इंटरनल और कॉमन आइलिया को इन्वॉल्व करता है। तो जो एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है वो क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है। तो लिम्फ नोड डिसेक्शन में सबसे पहले हमने जो बात किया था प्रोस्टेट, तो प्रोस्टेट जो कैंसर है सबसे पहले ऑब्ट्यूरेटर में जाएगा, ऑब्ट्यूरेटर में जाने के बाद फिर एक्सटर्नल इलियक में जा रहा है और एक्सटर्नल इलियक से इंटरनल इलियक, तो ये दोनों इन्वॉल्व कर रहा है। फिर फाइनली कहाँ जाता है, कॉमन इलियक में जाता है। तो जो ये जो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है इसके रिमूवल के लिए सबसे पहले जो रहता है ऑब्ट्यूरेटर इन्वॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि अब हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो रहता है लिमिटेड, लिमिटेड में क्या होता है कि सबसे पहला लिम्फ नोड कौन सा इन्वॉल्व है, ऑब्ट्यूरेटर। तो सबसे पहले ऑब्ट्यूरेटर को निकालते हैं। तो शुरुआत जब किया गया था पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन का तो सबसे पहले ऑब्ट्यूरेटर लिम्फ नोड्स निकाल के भेजते थे, तो इसको बोलते थे लिमिटेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब जो हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है एक्सटेंडेड लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है। तो उससे पहले क्या था, स्टैंडर्ड लिम्फ नोड डिसेक्शन आया था। स्टैंडर्ड लिम्फ नोड डिसेक्शन में क्या किया गया था कि सबसे पहले हमने जो रिमूव किया, कौन सा रिमूव किया, ऑब्ट्यूरेटर। अब दूसरे लेवल पे कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रही है, दूसरे लेवल पे लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो रही है एक्सटर्नल आइलियक। तो अब हम सिर्फ इस ऑब्ट्यूरेटर के साथ एक्सटर्नल आइलियक को रिमूव कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। फिर जो तीसरा टाइप का रहा उसमें क्या रहा कि एक्सटर्नल आइलियक के साथ साथ हमने इंटरनल आइलियक को भी रिमूव कर दिया और साथ में कॉमन आइलियक को भी। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन ही क्या होता है, स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो है एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन होता है। इसमें हम लोग एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक, ऑब्ट्यूरेटर और कॉमन आइलियक, तो जो ये पूरा बाइफर्केशन तक है ये पूरा का पूरा लिम्फ नोड हम लोग रिमूव कर देते हैं। अब एक होता है
सुपर एक्सटेंडेड में क्या करते हैं, सुपर एक्सटेंडेड में हम लोग जो रहता है, ये जो प्री सैक्रल नोड है इसको भी निकाल देते हैं। तो ये जो क्या होता है, ये सुपर एक्सटेंडेड रहता है। और इसमें जो डिसेक्शन हम लोग यूजली करते हैं ये बियॉन्ड द फर्केशन, तो जो ये बाइफर्केशन है उसकी बियॉन्ड करते हैं। अगर हम बाउंड्री देखें तो जैसे ऊपर क्या है, ऊपर जो है कॉमन आइलेक है, तो सुपीरियर बाउंड्री, ये एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। तो इसकी जो सुपीरियर बाउंड्री है वो किससे बनेगी, अगर सुपीरियर बाउंड्री की बात करें तो बनेगी बाइफर्केशन किसकी रहेगी, कॉमन इलेक आर्टरी की। फिर अब इंफीरियर बाउंड्री, अगर इंफीरियर बाउंड्री की बात करें तो इंफीरियर हमें क्या दिख रहा है, कहाँ तक डिसेक्शन करना रहता है, पूरा यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो रहता है हम देख सकते हैं डायग्राम में क्या है, सर्कमफ्लेक्स, आइलियक वेन और कूपर्स लिगामेंट। तो कूपर्स लिगामेंट रहता है, तो इंफीरियरली जो रहेगा क्या रहेगा, कूपर्स लिगामेंट। कूपर्स लिगामेंट को मानते हैं और कभी कभी हम लोग सर्कमफ्लेक्स, आइलियक वेन को भी मानते हैं। तो ये इसकी इंफीरियर बाउंड्री हो गई। फिर उसके बाद अब लेटरल बाउंड्री की बात करें, अगर हम एक्सटेंडेड लिम्फ नोड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले लेटरल बाउंड्री की बात करें तो कौन सी नर्व होगी, जेनाइटो फिमोरल नर्व। तो लेटरली क्या रिमूव कर रहे हैं, जेनाइटो फिमोरल नर्व। और मीडियली हम लोग कहाँ तक निकाल रहे हैं, मीडियल अगर बाउंड्री बात करें तो जो मीडियल हम लोग जो निकाल रहे हैं वो ऑब्लिटर्ड अम्बिलिकल आर्टरी होगा। तो ऑब्लिटर्ड अम्बिलिकल आर्टरी होगा, ये जो रहता है मीडियल, जो कि ब्लैडर के पास होता है। तो मीडियल क्या रहता है, ब्लैडर या ऑब्लिटर्ड अम्बिलिकल आर्टरी। तो एक्सटेंडेड और सुपर एक्सटेंडेड में क्या डिफरेंस रहता है, जो हम लोगों की जो अपर बॉडी बात करें सुपीरियर, तो सुपीरियर हम लोग कहाँ तक कर रहे हैं, बाइफर्केशन तक। तो बाइफर्केशन तक कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सटेंडेड आर्टरी। अब इस बाइफर्केशन कौन सा है, ये एक कॉमन इलियक का बाइफर्केशन है। अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करके हम लोग एओर्टिक बाइफर्केशन तक चले जाएं, एओर्टिक बाइफर्केशन में कहा, जहाँ से आईएमए निकल रही है। तो जहाँ से आईएमए निकल रही है वहां से अगर वहां तक अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं सुपर एक्सटेंडेड, सुपर एक्सटेंडेड। तो सुपर एक्सटेंडेड में लेवल जो रहता है बढ़ा देते हैं, ये रहता है सुपर एक्सटेंडेड। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कितने टाइप के लिम्फ नोड डिसेक्शन होते हैं। पहला लिमिटेड में हम लोग जो रहता है ऑब्ट्यूरेटर निकाल रहे हैं। फिर दूसरा रहता है एक्सटेंडेड, उसमें ऑब्ट्यूरेटर के साथ एक्सटर्नल आइलियक निकाल रहे हैं। फिर हम क्या निकाल रहे हैं, ऑब्ट्यूरेटर, एक्सटर्नल आइलियक, इंटरनल आइलियक और कॉमन आइलियक, इसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड। और फिर सुपर एक्सटेंडेड होता है, सुपर एक्सटेंडेड में प्री सैक्रल निकाल देते हैं और उसका लेवल कहाँ तक एक्सटेंड करते हैं, एओर्टिक बाइफर्केशन में, या कभी कभी जहाँ से आईएमए निकल रही होती है वहां तक एक्सटेंड करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इसका क्या थेरेपेटिक बेनिफिट होता है कि नहीं। तो इस पे जो है अभी डिबेट चल रहा है। बेसिकली इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो माइक्रोमेटास्टेसिस होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हम लोग एडजुवेंट थेरेपी जो रहता है, पेशेंट को अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो एडजुवेंट थेरेपी के लिए कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको गाइड करता है। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले लोकलाइज्ड डिजीज, एक तो एक्टिव सर्वेलेंस कर सकते हैं हम लोग, दूसरा रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, तीसरा हम लोग रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, और चौथा जो रहता है हम लोग क्रायोथेरेपी, हीफू दे सकते हैं, जो कि बहुत ही वेरी लो रिस्क केसेस में दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें एक्टिव सर्विलांस का, तो एक्टिव सर्विलांस अगर किसमें करेंगे, या तो वेरी लो रिस्क रहे या लो रिस्क रहे। अब एक्टिव सर्विलांस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो रहता है पीएसए कराते हैं। पीएसए जो रहता है हर 6 महीने पे पीएसए कराते हैं, और डीआरई करेंगे। डीआरई कब करेंगे, ईयरली। और एमआरआई और बायोप्सी करते हैं। एमआरआई और बायोप्सी भी 1 या 2 साल पे एमआरआई और बायोप्सी कर सकते हैं। फिर जो अगला बात करें रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी, जो रेडिकल प्रोस्टेक्टेक्टमी है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे नर्व स्पेयरिंग करने का। नर्व स्पेयरिंग करने से क्या फायदा होगा, न्यूरोवास्कुलर बंडल बचे रहेंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को ईडी डेवलप नहीं होगा। और यूजली जो प्रेफर करते हैं हम लोग रोबोटिक प्रेफर करते हैं। फिर जो रेडिएशन थेरेपी है, तो यूजुअली जो रहता है रेडिएशन थेरेपी जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। हम पहले रेडिएशन थेरेपी देख लेते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी कब बात करें, रेडिएशन थेरेपी को हम मोनोथेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ अ लोकलाइज्ड, अगर T1 T2 डिजीज है तो उस केस में हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। जबकि अगर लोकली एडवांस है, मतलब T3 T4 डिजीज है, या इस केस में हाई रिस्क भी है, तो इसमें हमें
मोनोथेरेपी की तरह यूज नहीं करते हैं। ऐसे में हमें रेडियोथेरेपी के साथ साथ हमें एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी भी देना पड़ता है। या और क्या इंडिकेशन होता है रेडिएशन थेरेपी का? अब जैसे मैंने बताया कि रेडिएशन थेरेपी हमने सर्जरी कर लिया है, अब देयर इज चांस ऑफ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड रिस्क, और हमें एडजुवेंट थेरेपी देना है। तो एडजुवेंट थेरेपी हम लोग एक तो एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी दे सकते हैं, दूसरा हम लोग रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। तो ये भी एक इसका इंडिकेशन होता है। तीसरा, अगर सर्जरी के बाद अगर पीएसए बढ़ रहा है और पीएसए बढ़ रहा है तो ऐसे केस में हम लोग सैल्वेज थेरेपी कर सकते हैं। अर्ली सैल्वेज से सर्वाइवल बढ़ता है। और जो पांचवा जो रहता है इंडिकेशन, वो क्या रहता है? पैलिएटिव थेरेपी। तो ये रेडियोथेरेपी के इंडिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें क्या हो गया, लोकलाइज्ड। लोकली एडवांस में क्या रहेगा? लोकलाइज केसेस में मोनोथेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं। लोकली एडवांस केसेस में हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी की तरह यूज करते हैं विथ एडीटी। फिर सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी हम लोग एडजुवेंट थेरेपी में यूज करते हैं और सैल्वेज थेरेपी की तरह यूज कर सकते हैं अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है, और पैलिएटिव थेरेपी की तरह यूज करते हैं। तो जो रेडिएशन थेरेपी होता है वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का। सबसे पहला जो रहता है वो क्या होता है? ब्रैकीथेरेपी। अब ब्रैकीथेरेपी को मोनोथेरेपी की तरह कब यूज करेंगे, किस किस पेशेंट में, ये देख लेते हैं। तो जो पेशेंट जिसमें सर्वाइवल 10 ईयर से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस केस में हम यूज करेंगे। दूसरा, प्रोस्टेट का साइज बहुत छोटा होना चाहिए और पेशेंट ज्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब प्रोस्टेट 60 ग्राम से कम है और आईपीएसएस 15 से कम है, और पेशेंट का पहले कोई ऑपरेशन भी नहीं होना चाहिए। तो और पहले ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और पेशेंट का कोई मीडियल लोब हाइपरट्रॉफी नहीं होना चाहिए। तो मतलब बहुत ही छोटा सा केस है जिसमें पेशेंट का सर्वाइवल बहुत अच्छा है, यंग पेशेंट है और प्रोस्टेट भी बहुत छोटा है, सिम्टम भी नहीं दे रहा है ज़्यादा, आईपीएस स्कोर भी कम है। तो ऐसे केसेस में हम रेडियो ब्रैकीथेरेपी के फॉर्म में मोनोथेरेपी यूज कर सकते हैं, जो कि वेरी लो रिस्क कैटेगरी हो गया। अब इसको जो ब्रैकीथेरेपी होता है यूजुअली अगर हम लोग जैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो हम लोग लो डोज कर रहे हैं, तो अगर हम लोग लो डोज फॉर्म में अगर ब्रैकीथेरेपी यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? लो डोज रेट। तो अगर लो डोज यूज कर रहे हैं तो हम यूजुअली क्या रखते हैं, उसको लंबे टाइम तक रखते हैं, दैट इज परमानेंट। अब परमानेंट हमने लो डोज रखा है तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? आयोडीन 125 और दूसरा पैलेडियम। तो ये जो दो होते हैं आयोडीन 125 और पैलेडियम, इसको हम लोग लो डोज ब्रैकीथेरेपी में यूज करते हैं, लो डोज रेट। और इसमें जो आयोडीन यूज करते हैं वो होता है 145 गायराई। तो अगर परमानेंटली अगर हमें आयोडीन यूज करना है तो 145 गायराई जिसमें हम लोग यूज करते हैं। फिर अगला बात करें कि अगर हमें हाई डोज यूज करना है, अगर हाई डोज यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इरिडियम। तो इरिडियम 192 जो रहता है हाई डोज यूज करते हैं। अब इसमें हाई डोज यूज करते हैं तो इसमें जो रहता है 2 फ्रैक्शन यूजुअली 15-15 गायराई के, 30 गायराई यूज किया, 2 फ्रैक्शन में ही दे दिया। तो 2 फ्रैक्शन देते हैं 15 गायराई के, तो 15 से 30 गायराई तक यूज करते हैं हाई डोज में। ये रहता है टेम्पररी। तो मैंने जैसा बताया ये किस में यूज करेंगे? लो रिस्क में, वेरी लो रिस्क में, और फिर थोड़े बड़े इंटरमीडिएट ग्रुप में जो फेवरेबल वाले हैं उसमें भी यूज कर सकते हैं ब्रैकीथेरेपी का। बट अगर अनफेवरेबल है तो उसमें जो रहता है कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करते हैं, मोनोथेरेपी में नहीं यूज करते हैं। अब जब कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज करते हैं तो ब्रैकीथेरेपी को कभी कभी बूस्टर के फॉर्म में भी यूज करते हैं, बूस्ट डोज, तब उसका 110 गायराई का होता है। अब बात करें एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, तो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में हम जो डोज यूज करते हैं 76 to 80 गायराई यूज करते हैं। और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी अगर हम लोग लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में यूज कर रहे हैं तो सेम उसको एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी के साथ यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बीम थेरेपी होते कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले एक होता है इमेज मॉड्यूलेटेड, दूसरा होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड, और तीसरा होता है स्टीरियोटैक्टिक। तो अब बात करें सबसे पहले आईएमआरटी। आईएमआरटी क्या होता है? आईएमआरटी का मतलब होता है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड। ये जो रहता है मोस्ट कॉमन जो हम यूज करते हैं वो आईएमआरटी ही होता है। तो एम फॉर मोस्ट कॉमन, तो जो मोस्ट कॉमन रहता है वो इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जो इंटेंसिटी रहती है वो सबसे पहले कंप्यूटर के थ्रू हम क्या करते हैं, उस इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ट्यूमर, तो इसको क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड। अब दूसरा होता है आईजीआरटी। आईजीआरटी क्या होता है? इमेज गाइडेड। इसमें इमेज के थ्रू गाइड करते हैं। तो कैसे गाइडेंस करेंगे? जिस दिन हमें सेशन देना होगा उस दिन पेशेंट का सीटी स्कैन या एक्सरे लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोस्टेट को लोकलाइज कर लेते हैं और फिर इसको गाइड करते हैं। तो हम लोग इससे सिर्फ गाइडेंस ले रहे हैं। अब रेडिएशन जो देना है वो हम किससे देंगे? आईएमआरटी से ही देंगे। इसे तो सिर्फ प्रोस्टेट को लोकलाइज किया, अब तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आईजीआरटी जो रहता है उसको आईएमआरटी के साथ यूज करते हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट कर लेते हैं और सीटी स्कैन एक्सरे से इमेज गाइड कर लेते हैं। फिर तीसरा होता है एसएबीआर या एसबीआरटी।
तो SABR SBRT दोनों सेम होता है। S का मतलब होता है स्टीरियोटैक्टिक, B का मतलब होता है बॉडी, और अगर हम लोग SBRT यूज करें तो स्टीरियोटैक्टिक अब्लेटिव, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एडवांस इमेजिंग जैसे MRI, पेट स्कैन ये सब यूज करते हैं और प्रोस्टेट को लोकलाइज करते हैं, और फिर जो हम लोग सेशंस को कम कर देते हैं। सेशंस को कम करते हैं, यूजुअली 5 या उससे कम सेशंस में देते हैं। तो सेशंस को कम करते हैं, तो अब इतना 80 गायराई देना है, अब सेशंस कम कर दिया है तो हमें डोज बढ़ाना होगा। तो हाइपोफ्रैक्शनेशन करके जो रहता है, हाइपोफ्रैक्शनेशन का मतलब होता है सेशन कम कर देना। तो सेशन कम कर दिया हमने और फिर हम डोज बढ़ा करके उसको देते हैं, और इससे क्या होता है, रेडियोथेरेपी जल्दी हो जाती है। तो ये होता है स्टीरियोटैक्टिक एब्लेटिव थेरेपी या स्टीरियोटैक्टिक बॉडी थेरेपी। फिर एक होता है वीमैट। वीमैट क्या होता है, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड में क्या कर रहे थे, हम लोग जो रहता है कंप्यूटर से इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट कर रहे थे। अगर इसी काम को हम लोग बहुत तेजी के साथ करें, मतलब इसमें स्पीड बढ़ा दें, जल्दी जल्दी करें, तो इसको वीमैट बोलते हैं। वीमैट क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड, तो वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी, तो ये वीमार्ट। तो अब हम बात करें तो जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी की बात करें, IMRT या वीमैट प्लस इमेज गाइडेड। इमेज गाइडेड जो होता है IGMRT, यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं ना। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया IGRT और IMRT। तो इमेज गाइडेड IGRT, और डोज रहता है 80 गहराई तक देते हैं। फिर ब्रैकी थेरेपी में लो डोज रेट और हाई डोज रहता है, और इंटरमीडिएट फेवरेबल रिस्क तक एज ग्रुप तक यूज करते हैं। तो फिर आप बात करें जब अनफेवरेबल होता है तो क्या करते हैं, तो अगर अनफेवरेबल रहेगा या हाई रिस्क ग्रुप रहेगा, अनफेवरेबल, इंटरमीडिएट, हाई रिस्क ग्रुप रहता है, तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं, और उसमें हम लोग एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी यूज करते हैं। तो जो एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी का डोज होता है 45 गायराई यूज करते हैं, और बूस्ट देते हैं ब्रैकी थेरेपी से जिसमें 110 गायराई है, उसको यूज करते हैं। तो अनफेवरेबल हाई रिस्क ग्रुप में हम लोग ADT के साथ यूज करते हैं। फिर अब बात करें तो इसमें जो है बूस्टर हम लोग ब्रैकीथेरेपी से भी दे सकते हैं 110 गायराई, या EBRT 45 गायराई से, अनफेवरेबल या हाई रिस्क ग्रुप में। अब बात करें मेटास्टैटिक, अगर हमारे पास कोई पेशेंट है तो उसमें क्या रोल होता है रेडियोथेरेपी का। तो मेटास्टैटिक ग्रुप में अगर रेडियोथेरेपी की बात करें तो पैलिएटिव रोल होता है, जो पेशेंट का सिम्टम होता है उसको कम करता है। अगर पेशेंट को पेनफुल बोन मेट्स हैं तो हम लोग रेडियोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो रहा है तो रेडियोथेरेपी को यूज कर सकते हैं, और अगर ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है तो रेडियोथेरेपी का यूज कर सकते हैं। अब ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के केस में क्या होता है कि कई बार पेशेंट को जो रहता है उतना रेडिएशन झेल नहीं पाता है, तो हम लोग सिंगल फ्रैक्शन देते हैं, और अगर सिंगल फ्रैक्शन दे रहे होंगे तो 8 गायराई का देंगे, और अगर मल्टीपल फ्रैक्शन दे रहे हैं तो 30 गायराई को हम लोग मल्टीपल डिवाइड करके देंगे, जैसे ये काफी दिनों तक देंगे, तो 30 गायराई टोटल डोज रहेगा। फिर अब बात करें मेटास्टेसिस का प्राइमरी में क्या रोल होता है। प्राइमरी कैंसर में जो रोल होता है, ये देखा गया है, एक ट्रायल हुआ था स्टैम्पेड ट्रायल, उसने ये बताया कि अगर किसी में थोड़ा सा बस मेट्स हुआ है, लो वॉल्यूम मेट्स है, तो ऐसे केस में अगर रेडियोथेरेपी देंगे तो पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ जाता है। ये होता है स्टैम्पेड ट्रायल। अब बात करें एडवांसमेंट क्या है रेडिएशन थेरेपी में, तो पहला हो गया है, अब जो यूज करते हैं वो होता है प्रोटॉन बीम थेरेपी। तो प्रोटॉन बीम थेरेपी से क्या होता है कि एग्जिट डोज जो रहता है वो कम हो जाता है, तो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आ गया एडेप्टिव रेडियोथेरेपी। एडेप्टिव रेडियोथेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट का डेली इमेजिंग करते हैं, और जितना ट्यूमर श्रिंक हो गया रहता है उसके बेसिस पे, जो एनाटॉमी रहती है उसके बेसिस पे डोज मॉडिफिकेशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडियोथेरेपी। फिर फोकल रेडियोथेरेपी। फोकल रेडियोथेरेपी का मतलब होता है कि अब इस ग्लैंड में ट्यूमर है तो सिर्फ आधे ग्लैंड को रेडियोथेरेपी दें, हेमी ग्लैंड रेडियोथेरेपी, इसको फोकल रेडियोथेरेपी बोलते हैं। फिर जो चौथा मॉडिफिकेशन आया है वो होता है रेडियोमिक्स और AI। रेडियोमिक्स क्या होता है कि बहुत सारा जो इमेजिंग होता है उसको एक साथ, जैसे CT स्कैन या MRI की इमेज यूज करके उससे फिर हम प्रोस्टेट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं, और AI की मदद से उसको लोकलाइज कर सकते हैं। फिर साइड इफेक्ट की बात करें तो 3 तरह के साइड इफेक्ट होंगे, ब्लैडर, बाउल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले अगर हम ब्लैडर की बात करें तो जब पेशेंट रहेगा उसमें अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और डिस्यूरिया होगा। और यही अगर रेडिएशन बार बार लेता रहेगा तो लेट चल के क्या पेशेंट प्रेजेंट करता है, इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रिक्चर के साथ। अगर सेक्सुअल की बात करें तो जो कॉम्प्लिकेशन होता है ED वही अर्ली होता है, कई बार रिजॉल्व हो जाता है, और बाद में भी प्रेजेंट करता है, लेट कॉम्प्लिकेशन भी ED ही होता है। फिर अगर बाउल की बात करें तो जब रेडियोथेरेपी देते हैं तो अर्ली जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट को डायरिया या रेक्टल अर्जेंसी हो सकता है, जबकि लेट की बात करें तो प्रोक्टाटाइटिस या रेक्टल ब्लीड हो सकता है। तो फिर जो हमने बात किया था लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर में जो रहता है वो क्रायोथेरेपी या
ईफू भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही हाईली सेलेक्टिव केसेस के लिए यूज़ करते हैं, सेलेक्टेड लोकलाइज जो वेरी लो रिस्क वाले रहें। और इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक सिंगल लीजन होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा लीजन, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब बात करते हैं लोकली एडवांस डिजीज। तो जब लोकली एडवांस डिजीज हो जाता है T3 T4 नोट पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें ट्रीटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। पहले सिर्फ हम लोकलाइज डिजीज तक सर्जरी कर रहे थे, अब लोकली एडवांस में हमें लिम्फ नोड भी डिसेक्शन करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड लिम्फ नोड डिसेक्शन क्या है? EPLND, एक्सटेंडेड पेल्विक लिम्फ नोड डिसेक्शन। साथ में सर्जरी के बाद हम लोग एडजुवेंट थेरेपी करते हैं। और जो एडजुवेंट थेरेपी रहता है यूजुअली किसके थ्रू देते हैं? या तो हम ADT दे सकते हैं, एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, या रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। फिर जो लोकली एडवांस केसेस में अगर पेशेंट सर्जिकली जो है फिट नहीं है, सर्जरी नहीं करा सकता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग कुछ कुछ पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। और फिर उसके बाद पेशेंट को एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी पे रख सकते हैं 2 से 3 सालों के लिए। तो ये जो रहता है हाईली वैसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, और ये भी एक ट्रीटमेंट है एज पर EAU या NCCN। अब बात करें मेटास्टैटिक डिजीज की, तो मेटास्टैटिक डिजीज 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो हार्मोन को सेंसिटिव होता है, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लें जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं। तो मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव अगर होगा तो उस पर दवाइयाँ काम कर रही होगी। तो ऐसे केसेस में जो रहता है, हम लोग ऐसे पेशेंट्स को पहला जो ट्रीटमेंट होता है हमारे पास ऑप्शन रहता है ADT। ADT क्या होता है? एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी। तो एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी देते हैं। अब बात करें ADT का, तो जो ADT रहता है वो होता क्या है? तो ADT जो रहता है बेसिकली इसमें हमें प्रोस्टेट कैंसर का जो एंड्रोजन है उसको पूरा खत्म कर देना होता है। और उसके लिए जो रहता है हम लोग एडवांस रिकरेंट या मेटास्टैटिक डिजीज में करते हैं। ये कैसे काम करता है? ये जो टेस्टोस्टेरोन जो रहता है, जो कि प्रोस्टेट कैंसर का सेल या ग्रोथ करता है, उसको कम कर देता है। तो जो ADT रहता है, ADT एक बार देख लेते हैं। तो जो ADT रहता है वो बेसिकली हम लोग इसमें हमारा जो टारगेट रहता है वो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करना। और टारगेट टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कितना होता है? लेस देन 50 नैनोग्राम पर DL। ये कास्ट्रेटेड लेवल रहता है। तो ये हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? ये हम लोग अचीव जो कर सकते हैं, अगर हम अचीवमेंट की बात करें, तो सबसे पहले हम सर्जरी के थ्रू कर सकते हैं। सर्जरी में क्या होता है? इमीडिएट जो होता है एंड्रोजन कम हो जाता है। फिर जो दूसरा होता है हम मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं। अब बेसिकली जो ADT होता है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक होता है इंटरमिटेंट और एक होता है कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस इसलिए होता है क्योंकि अगर क्या होता है कि अगर हमें पेशेंट का कंटिन्यूअस ADT करते रहेंगे तो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। तो इसलिए इंटरमिटेंट ADT का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब बात करें जो ADT हम लोग अचीव करते हैं, तो वो टोटल 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो मैंने बता दिया सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है? हम कैस्ट्रेशन कर देते हैं, बायलेटरल ऑर्किडेक्टमी कर देते हैं। फिर जो दूसरा अगर हम बात करें थेरेपी, जो मेडिसिन, एक्चुअली में जो ADT का कॉन्सेप्ट है वो मेडिसिन के लिए ही होता है। सर्जरी जो रहता है अब इसको बस इंक्लूड किया जाता है स्टडी के लिए। तो सबसे पहले अगर मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला जो रहता है GnRH। अब GnRH में क्या होता है? एगोनिस्ट। तो GnRH एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है GnRH एंटागोनिस्ट। GnRH एंटागोनिस्ट। फिर उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं? एंटी एंड्रोजेंस। एंटी एंड्रोजेंस। और चौथा क्या यूज कर सकते हैं? चौथा यूज कर सकते हैं बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स। एंड्रोजन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। तो ये 4 तरीके। तो टोटल हम लोग जो कास्ट्रेशन लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन या ADT जो है 5 तरीके से कर सकते हैं, जिसमें 4 जो है दवाइयाँ आती हैं, जिसमें आता है GnRH एगोनिस्ट, GnRH एंटागोनिस्ट, एंटी एंड्रोजन, एंड्रोजन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। तो अगर हम बात करें GnRH एगोनिस्ट की, तो कौन कौन सी ड्रग होती हैं? इसमें होती है ल्यूप्रोलाइड, गुजरेलिन, ट्रिप्टोलेलिन और लिस्टरेलिन। तो ये जो रहता है ये क्या होती है? एगोनिस्ट होती हैं। फिर अगर एंटागोनिस्ट की बात करें तो एंटागोनिस्ट में X आता है, तो कौन कौन सी होगी? डेगारेलिक्स, फिर रेलुगोलिक्स। तो ये हो गया। अब एंटी एंड्रोजन की बात करें तो एंटी एंड्रोजन में फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन होती है। फर्स्ट जनरेशन जो रहता है उसमें क्या आता है? बाइकलूटामाइड, फ्लूटामाइड,
और निलूटामाइड। और सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है, इंजलूटामाइड, इंजलूटामाइड और एपलूटामाइड। और रिसेंटली जो एक बनाई गई है दारूलूटामाइड। दारूलूटामाइड जो रहता है एंड्रोजन के रिसेप्टर के सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है, तो वो इसका एक्स्ट्रा फंक्शन होता है। अब अगर एंड्रोजन बायोसिंथेसिस इनहिबिटर का बात करें तो कौन सी ड्रग होती है, एबिराटिरॉन, एबिराटिरॉन। तो इसमें जो सेकेंड जनरेशन जो ड्रग है, जो सेकेंड जनरेशन ड्रग है उसको एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नलिंग इनहिबिटर भी बोलते हैं। एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नलिंग इनहिबिटर, मतलब ARS छोटा I। तो ये होता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जो अब ये सेल हो गया, अब सेल के बाहर क्या रहता है, सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरॉन। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये सेल के अंदर आता है, फ्रीली आ जाता है, और ये जो रहता है यहाँ पे पहले से ही क्या रहता है, एक कॉम्प्लेक्स रहता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर। और वो किससे बाइंड रहता है, हीट शॉक प्रोटीन से बाइंडेड रहता है। तो जब तक हीट शॉक प्रोटीन से बाइंडेड रहेगा तो इनएक्टिव रहता है। तो ये एंड्रोजन इससे, ये टेस्टोस्टेरॉन जो रहता है इससे एंड्रोजन रिसेप्टर इससे बाइंड करता है और हीट शॉक को रिप्लेस कर देता है। और फिर ये जो रहता है कॉम्प्लेक्स बनाता है एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ, ये डाइमराइजेशन इसको बोलते हैं। डाइमराइजेशन में 2 टेस्टोस्टेरॉन 2 एंड्रोजन रिसेप्टर, तो 2 टेस्टोस्टेरॉन और 2 एंड्रोजन रिसेप्टर। तो फिर ये बनने के बाद ये क्या होता है, ये सेल के अंदर चले जाते हैं। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। और न्यूक्लियस में क्या रहता है, DNA, और DNA पे क्या होता है, एंड्रोजन रिस्पॉन्स एलिमेंट, और यहाँ पे काम करते हैं। तो जो ये एंटी एंड्रोजन रहता है फर्स्ट जनरेशन, वो ये फर्स्ट स्टेप को ब्लॉक करते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है। जबकि जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन कौन से स्टेप को ब्लॉक कर रहा है, जो ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है, यहाँ पे ये डाइमराइजेशन हो गया, इसके बाद ये न्यूक्लियस के अंदर जाता है, तो इसको ब्लॉक करते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नल लिंक इनहिबिटर, ARSI। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये होता है एंड्रोजन रिसेप्टर के बारे में। तो अब जो रहता है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जो मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव होगा तो उसमें क्या रहेगा, ADT जो रहता है, जैसे डिस्कस किया, LH-RH एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या सर्जिकल कैस्ट्रेशन दे सकते हैं। दूसरा जो थेरेपी हम लोग यूज कर सकते हैं मेटास्टैटिक, वो कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या बेसिकली यूज करते हैं, ADT तो यूज करना ही पड़ेगा, तो ADT यूज करेंगे, और उसके साथ हम लोग डोसीटैक्सल या एबिराटिरॉन या एंजालूटामाइड में से कुछ भी, एपलूटामाइड, कोई भी ड्रग यूज कर सकते हैं। तो ADT तो यूज करना ही है। फिर जो अकॉर्डिंग टू NCCN अगर हम बात करें, अगर मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव कैंसर है तो यूजुअली जो है अर्ली कंबाइन करना चाहिए ड्रग, अर्ली कॉम्बिनेशन जो है प्रिफर्ड रहता है। अब बात करें कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट। कास्ट्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हमने कास्ट्रेशन कर दिया था और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो है 50 नैनोग्राम पर DL से कम, बहुत ही कम हो गया था। उसके बाद भी जो है कैंसर प्रोग्रेस कर रहा है। तो वो होता क्यों है, क्योंकि जो इतने सारे जो मैंने बताया रिसेप्टर्स में म्यूटेशन हो जाए, या एंड्रोजन रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाए, तो इस वजह से होता है, या कोई नया एंड्रोजन रिसेप्टर ट्यूमर खुद ही बनाने लगे, तो इस वजह से होता है। तो अब इसमें जो यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, ARSI, एंड्रोजन रिसेप्टर सिग्नलिंग इनहिबिटर। तो इसमें कौन सी ड्रग थी, एंजालूटामाइड। और एबिराटिरॉन क्या कर रहा था, एबिराटिरॉन जो रहता है यूजुअली क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन बनता है, 17 लाइज, 17 यहाँ पे यूज होता है CYP17 लाइज, तो CYP17 लाइज को इनहिबिट कर देता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल से टेस्टोस्टेरॉन नहीं बन पाता है, तो ये सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। फिर उसके बाद बात करें कीमोथेरेपी में हम लोग यूजुअली डोसीटैक्सल प्रीफर करते हैं, बट ये कार्डियोटॉक्सिक होता है, पेशेंट झेल नहीं पाता है, इसलिए कई बार हमें स्विच करना पड़ता है कैबेजीटैक्सल में। अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक बोन मेट्स है और वो कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट है, सिम्टोमेटिक बोन मेट्स है, तो ऐसे केस में आइसोलेटेड बोन मेट्स रहता है तो रेडियम 223 भी यूज कर सकते हैं। फिर कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कास्ट्रेशन रेजिस्टेंट होते हैं बट PSM में पॉजिटिव होते हैं, तो PSM में पॉजिटिव मेटास्टेटिक है, तो ऐसे केस में हम लोग लुटीशियम थेरेपी यूज करते हैं। लुटीशियम थेरेपी क्या होता है, ये PSM में से लुटीशियम 177 बाइंड करा देते हैं, और ये जहाँ जो सेल्स PSM में जो कैंसर उसको ले रहा है तो ये उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बात करते हैं एडजुवेंट और सैल्वेज थेरेपी का। तो अगर लोकली एडवांस डिजीज है T3 के बाद, या पॉजिटिव मार्जिन है या नोट पॉजिटिव है, तो उसके बाद तो हम एडजुवेंट देते ही हैं, ये बाय रूल है। सैल्वेज थेरेपी क्या होता है,
सैल्वेज थेरेपी का मतलब होता है हमने सर्जरी कर दिया है लोकली, वो लोकलाइज डिजीज था उसमें सर्जरी किया है। अब उसके बाद क्या होगा, पेशेंट को उसमें रिकरेंस होने लगा। रिकरेंस होने का मतलब क्या है कि जो पीएसए का लेवल बढ़ रहा है 0.2 नैनोग्राम पर ml हो गया है आफ्टर रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। तो ऐसे केस में फिर हमें रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, और रेडियोथेरेपी हम लोग जस्ट 0.2 के बाद ही दे देते हैं, उससे कम नहीं दे देते हैं, तो इसको बोलते हैं सैल्वेज आरटी। और उसके बाद हम लोग जो रहता है एडीटी स्टार्ट करते हैं, और एडीटी का स्टार्ट ये बेसिकली हम किस केस में बात करें, लोकली डिजीज में, लोकलाइज डिजीज, क्योंकि लोकली एडवांस में तो हम एडजुवेंट देते ही हैं, लोकली एडवांस है तो एडजुवेंट देंगे, बट लोकलाइज में नहीं दिया और उसमें पीएसए बढ़ने लगा 0.2 नैनोग्राम पर एमएल से हो गया, तो ऐसे केस में सैल्वेज आरटी देना पड़ता है। और अगर इंटरमीडिएट रिस्क ग्रुप का है तो उसमें हमें 6 महीने के लिए एडीटी चलाना पड़ेगा, जबकि अगर हाई रिस्क ग्रुप का है तो 3 साल तक एडीटी देना पड़ता है। अब फॉलोअप कैसे करते हैं, अगर फॉलोअप करना है तो यूजुअली जो रहता है फॉलोअप जब तक पेशेंट जिंदा है तो करना ही है। तो यूजुअली जो फर्स्ट 2 साल में होता है उसमें हर 3 महीने पे हम लोग बुलाते हैं और पेशेंट का पीएसए कराते हैं और रिव्यू करते हैं क्लिनिकली। फिर वो 3 साल के बाद क्या होता है, अगले 5 साल तक उसको हर थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे, हर 6 महीने पे बुलाएंगे और पीएसए करेंगे और डीआरई करके देख लेंगे कि प्रोस्टेट इंटैक्ट है कि नहीं एक बार। फिर उसके बाद जो रहता है 3 साल के बाद फिर एनुअली कर देंगे। तो पहले 3 महीने बुलाएंगे, 6 महीने फिर एनुअली कर देंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पीएसए कराएंगे और एक बार इमेजिंग करा लेंगे, काफ़ी टाइम से इमेजिंग हुआ नहीं है। तो ये रहता है प्रोस्टेट कैंसर का फॉलोअप। तो अब बात करें मॉलिकुलर एंड प्रिसीजन मेडिसिन, तो इसमें होता क्या है कि अब कुछ नए टेस्ट आ गए हैं जिसकी मदद से हम लोग, जैसे कि आ गया है ऑन्कोटाइप डीएक्स, डेसिफर, तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोलैरिस, और इसकी मदद से हम लोग जो जीन होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रका म्यूटेशन है कि नहीं, एटीएम जीन है कि नहीं, चेक म्यूटेशन तो नहीं है। तो एबीसी जीन जो रहता है, ए फॉर एटीएम जीन, बी फॉर ब्रका जीन और सी फॉर चेक 2 म्यूटेशन, तो अगर ये तीनों है तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्प इनहिबिटर दे सकते हैं। पार्प इनहिबिटर जो रहता है वो किस पे काम करता है, एबीसी म्यूटेशन पे। तो ए फॉर एटीएम अगर रहेगा, बी फॉर ब्रका 1 2 रहेगा और सी फॉर चेक म्यूटेशन, तो ऐसे केस में पार्प इनहिबिटर देते हैं जो उस पे ओलापारिब और रूकापारिब काम करता है। फिर उसके बाद अब हम जो है इसको जो है मॉलिकुलर कैसे निकालते हैं, कैसे इसको निकालने के लिए हम लोग ऑन्कोटाइप डीएक्स का यूज कर सकते हैं, प्रोलैरिस का यूज कर सकते हैं, डेसिफर का यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों से हम ये निकाल सकते हैं। तो फिर अब उसमें निकालने पे हमें ये पता चला कि उसमें एमएसआई हाई कंपोनेंट मिल रहा है या एमएमआर पॉजिटिव है, तो ये बहुत खुशी की बात है। क्यों? क्योंकि पेम्ब्रेलिजुमाब जो ड्रग है उस पर काम करती है। तो ऐसे केसेस में एमएसआई हाई और एमएमआर है अगर, तो पेम्ब्रेलिजुमाब काम करेगा। अगर हमने जैसे ऊपर बताया कि अगर पीएसएमए है, पीएसएमए अगर पॉजिटिव आ रहा है ट्यूमर में, तो हम लुटीशियम थेरेपी दे सकते हैं, लुटीशियम 177। तो ये क्या रहता है, लुटीशियम 177 मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर में रोल प्ले करता है। फिर एक होता है सीडीके 12 म्यूटेशन, तो सीडीके 12 म्यूटेशन अगर होगा तो ऐसे केस में हमें इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स देना चाहिए। फिर अगला बात करें प्रोग्नोस्टिक फैक्टर का, तो अभी तक जो हम कराए थे प्रोग्नोस्टिक फैक्टर प्रोस्टेट का पीएसए लेवल और उसके काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है, रिकरेंस बताता है, ट्रीटमेंट का प्रोग्नोसिस बताता है। फिर हम लोग ग्लीसंस ग्रेड चेक कर सकते हैं, पहला पीएसए हो गया, दूसरा ग्लीसंस ग्रेड, तीसरा जो रहता है लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है कि नहीं है, मार्जिन पॉजिटिव है कि नहीं है। फिर चौथा जो रहता है ट्यूमर का वॉल्यूम कितना है, नर्व का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। फिर पांचवा जो रहता है ब्रका म्यूटेशन तो नहीं है, P10 म्यूटेशन तो नहीं है, P53 तो नहीं है, क्योंकि जो ये नंबर वाले होते हैं ब्रका 2, P53 और 10 नंबर, तो ये सब जो रहते हैं खतरनाक कैंसर कॉज कराते हैं, एग्रेसिव कैंसर, जिसकी वजह से सर्वाइवल खराब हो जाता है। ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, अगर हम सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस डेवलप कर सकता है, ईडी हो सकता है और स्टिक्चर डेवलप कर सकता है। अगर रेडिएशन करेंगे तो रेडिएशन का जैसे कॉम्प्लिकेशन डिस्कस किया था, सिस्टाइटिस भी हो सकता है, प्रोक्टाइटिस भी हो सकता है और ईडी डेवलप करेगा। अगर एडीटी करा रहा है पेशेंट, एड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, तो हॉट फ्लसेस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कॉग्निटिव डिक्लाइन। अब रिसेंट चीजें इसमें क्या क्या आया है, तो सबसे पहले हमने जो ऊपर डिस्कस किया, सबसे पहले आया है पीएसएम में पेट। तो जो पीएसएम में पेट है अब उसका यूज किया जाने लगा है, इनिशियल स्टेजिंग में भी करते हैं और रिकरेंस को भी ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बायोकेमिकल रिकरेंस जो रहता है तुरंत पकड़ लेता है। अभी तक हम क्या करते थे, बायोकेमिकल रिकरेंस जो हो रहा था तो सैल्वेज रेडियोथेरेपी कर रहे थे, अब पीएसएम में पेट भी यूज कर सकते हैं। फिर जो फोकल थेरेपी है जैसे हीफू और क्रायो, ये जो है लो रिस्क या वेरी लो रिस्क के लिए जो है अभी इस पे स्टडीज चल रही हैं, अभी उतना प्रूवन नहीं है बट यूज करते हैं। फिर जो अगर ब्रका म्यूटेटेड कैंसर है मेटास्टैटिक सीआरपीसी में, तो उसमें पार्प इनहिबिटर्स जो है अब फ्रंट लाइन हो गया है। फिर
डुअल कॉम्बिनेशन से अब ट्रिपल कॉम्बिनेशन पे आ गए हैं हम लोग। एडीटी के साथ डोसीटैक्सल देते हैं और उसके साथ दारुलूटामाइड भी देते हैं। तो ये जो बेसिकली यूज करते हैं अगर मेटास्टैटिक कैंसर है हार्मोन सेंसिटिव, तो उसमें अगर वो हाई वॉल्यूम डिजीज है तो उसमें 3 दवाइयाँ यूज करेंगे। फिर रेडियो लाइगेंड थेरेपी जैसा डिस्कस किया। रेडियो लाइगेंड थेरेपी क्या है, लुटीशियम 177 पीएसएम में, और ये बेसिकली जो रहता है पोस्ट अगर हमने एंड्रोजन जो रिसेप्टर सिग्नलिंग इनहिबिटर दिया है मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, उसके बाद अगर जो रहता है उसके बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है तो रेडियो लाइगेंड थेरेपी देते हैं। फिर अब हम बात करें समरी की, तो समरी में हम देखते हैं कि जो लोकलाइज्ड लो रिस्क हमने डिस्कस किया, तो अगर लोकलाइज्ड डिजीज है, लो रिस्क है, तो हम उसमें एक्टिव सर्विलांस अकॉर्डिंग टू द एनसीसीएन AUA तो इसमें कोशिश करेंगे एक्टिव सर्विलांस के लिए और ओवर ट्रीटमेंट अवॉइड करेंगे। जबकि इंटरमीडिएट रिस्क है, ये तीनों कैटेगरी किसकी हैं, ये लोकलाइज्ड डिजीज की हैं। अब उसमें लो रिस्क है तो लो रिस्क में हम लोगों का जो प्रीफर्ड रहेगा एक्टिव सर्विलांस। इंटरमीडिएट रिस्क का रहेगा तो इंटरमीडिएट रिस्क में अनफेवरेबल भी आता है, तो ऐसे केस में हम लोग या तो पेशेंट को रेडिकल प्रोस्टेट के लिए बोलेंगे सर्जरी कराने के लिए, या रेडियोथेरेपी और उसके साथ एडीटी देंगे 6 महीने के लिए। इंटरमीडिएट रिस्क में हम 6 महीने के लिए चलाते हैं। फिर अगर अब हाई रिस्क है या लोकली एडवांस है तो इसमें हमें सर्जरी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, लिम्फ नोड डिसेक्शन भी करना पड़ेगा और पेशेंट को एडजुवेंट थेरेपी पे रखना पड़ेगा। एडजुवेंट थेरेपी हम लोग एडीटी के साथ भी जा सकते हैं या रेडियोथेरेपी करना पड़ता है। अगर नोड पॉजिटिव डिजीज है तो जैसा डिस्कस किया था एडजुवेंट थेरेपी देना पड़ता है। मेटास्टैटिक डिजीज है तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हमें डबल या ट्रिपल थेरेपी देना पड़ता है और रेडियो लाइगेंड भी यूज कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को सीआरपीसी या कास्टेड रेजिस्टेंस है तो सबसे पहले एंड्रोजन जो सेकेंड जनरेशन वाला है हम लोग वो यूज करेंगे। फिर उससे नहीं कोई फायदा हो रहा है तो कीमो देंगे, फाइनली रेडियो लाइगेंड या पार्प इनहिबिटर देते हैं।